नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और पल पल की अपडेट लगातार जो महा कवरेज है वो BSTV पर जारी है और अब तक की अपडेट हम आप तक पहुंचा देते हैं। जहां CM हाउस में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। जैसे जैसे अब समय बढ़ रहा है, स्थिति साफ होती जा रही है और अब कुछ ही देर में जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील होते जाएंगे और उससे पहले जश्न का माहौल जो है वो BJP हाउस में देखा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। चौहान के बंगले में जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ उनकी बाल सखा शिव चौबे जी मौजूद हैं। सर, जीत का जश्न रुझानों में आ चुका है, लगातार CM हाउस में भी देखा जा रहा है, उत्साह है कार्यकर्ताओं में। वास्तव में शिवराज जी का जो पार्टी के प्रति निष्ठा है और एक कार्यकर्ता भाव है, उसका ही ये प्रतिफल है कि आज मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार पुनः बन रही है और बहुमत के साथ बन रही है। क्या माने सर, लाडली बहना से लेकर तमाम योजना लेके आए थे, क्या उसका जादू चला है? शिवराज जी की जो योजना है और उन योजनाओं का क्रियान्वयन जो है धरती तक पहुंचा है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, उसी का परिणाम है। और लाडली बहना ने जो आशीर्वाद दिया है उसका ये प्रतिफल है। इसके साथ साथ 4-5 चीजें ऐसी हैं जो पिछले चुनाव में नहीं थी, इस चुनाव में प्लस है हमारे लिए, इसका ये परिणाम। मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? ये पार्टी तय करेगी। हाँ, बिल्कुल पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मिठाइयाँ जो है CM हाउस के अंदर जो है बांटी जा रही हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है, जो उनका स्टाफ है, वो यहाँ पर जो है CM शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पहुंचा और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बुदनी से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। यहाँ पर लगातार जो है कार्यकर्ता जो है खुशी मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर बाद जो है CM शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मिलेंगे। तो जो जश्न है वो BJP मुख्यालय के साथ CM हाउस में देखा जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BSTV। तो BJP में जश्न का माहौल है और अगर राजधानी भोपाल की हुजूर सीट की बात करें तो यहाँ पर BJP बढ़त बनाए हुए निर्णायक जीत की तरफ हुजूर सीट से BJP के विधायक रामेश्वर शर्मा चल रहे हैं और उन्होंने अभी अपनी इसी बढ़त को लेकर बयान दिया है और उन्होंने यहाँ पर अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त की है। मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी तो उसे भी निभाएंगे, तो महत्वाकांक्षा उन्होंने व्यक्त की है। मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की है। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा है कि हाईकमान जो तय करेगा उस भूमिका में रहूंगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। विधायक और कद्दावर नेता रामेश्वर शर्मा जी मौजूद हैं। असर रुझान में MP के मन में मोदी। हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों को तो इसके लिए लग ही रहा था कि MP के मन में मोदी और मोदी के मन में MP। और शिवराज सिंह चौहान का जो परिश्रम की पराकाष्ठा है, लाडली बहनों ने जो चमत्कार किया है, किसान से लेकर मजदूर तक का जो सपने साकार करने की योजना मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, JP नड्डा साहब ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बनाई है, उससे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में आ ही रही थी। हमको लग रहा था कि हम 135-40 के बीच में जीतेंगे, लेकिन अभी जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमको ऐसा लगता है कि जब परिश्रम को जब परमात्मा फल देता है तो लगता है 156 दिख रहा है अभी तो, और ना जाने आगे और क्या होगा। हो सकता है कांग्रेस और भी नीचे चली जाए। सर, कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि इस बार उनकी सरकार बनने लिए रुझान में कहीं कांग्रेस नजर नहीं आई। हाँ, उनकी सरकार नहीं बन रही, उनकी एक प्रतियोगिता जरूर होने वाली है, कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता। बस उसमें हमने ये कहा है कि लोक मर्यादा का ध्यान में रखते हुए कपड़ा फाड़े। सर, रामेश्वर शर्मा इस समय अपने ऑफिस में बैठे हैं, कार्यकर्ता बाहर जो है लगातार रुझान भी देख रहे हैं, बढ़त की ओर हैं आप लगातार। हाँ, ईश्वर की कृपा है, काम भी है और राम भी है। हम लोग काम में कभी कोई पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी ये परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और जनता से किए गए वादे को पूरा करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं और निरंतर हम लोगों से काम कराते हैं। काम जनता की हर कीमत पर जनता की सुख सुविधा का काम करेंगे, हिंदुत्व का परचम फहराते रहेंगे। कांग्रेस को लेके क्या लग रहा है? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने तमाम नारी सम्मान योजना हो, 500 रुपए सिलेंडर, क्या लगता है आपको? दुनिया अब फर्जीवाड़े पर और झूठों पर भरोसा नहीं करती। वादे भी उसके चलते हैं, सौगंध भी उसकी मानी जाती है जो ईमानदारी से निभाते हैं। ये वादे करके बेवफा
कहलाने वाली कांग्रेस है। बिल्कुल रामेश्वर शर्मा हुजूर से निर्णायक बढ़त की और निर्णायक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं जो अभी तक के राउंड सामने आए। फिलहाल मध्य प्रदेश में जो रुझान सामने आया उसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो इधर कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है कि आज एक नया मध्य प्रदेश बनाएंगे, एक नया विश्वास कांग्रेस के साथ आ रही कांग्रेस। तो अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर दलों की तरफ से किया जा रहा है और कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि आज बनाएंगे एक नया मध्य प्रदेश। सुरजेवाला का ट्वीट कब का डाला है? 5-6 बजे का ट्वीट है। आज मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो बीजेपी में जश्न का माहौल है। रुझान में आगे होने के चलते अब भाजपा कार्यालय में जीत की तैयारी की जा रही है। तो इधर प्रदेश भाजपा कार्यालय की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पूरे भाजपा कार्यालय को फूलों से सजाया जा रहा है। तमाम दिग्गजों के आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। तो प्रदेश भाजपा कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर कार्यालय में जीत की तैयारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहा है, 160 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है रुझानों में बीजेपी। और जैसे ही आंकड़ा सामने आया, रुझान सामने आए और उसके बाद से अब भाजपा कार्यालय में जीत की तैयारी की जा रही है। बम्पर जीत की तैयारी जो है वो बीजेपी कार्यालय में की जा रही है। पूरे प्रदेश भाजपा कार्यालय को फूलों की मालाओं से सजाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, गले लगाकर यहाँ पर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। तो लगातार बताता बीजेपी में जश्न का माहौल है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रुझान सामने आए, 230 विधानसभा सीटों पर 161 230 विधानसभा सीटों में से 161 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और रुझान के मुताबिक अब बीजेपी में जश्न की तैयारी है, जश्न का माहौल है। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं स्टूडियो का, जहां से हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। उनके साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी मौजूद हैं। राजनीतिक चर्चा को वो आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू शरद जी। बहुत शुक्रिया प्रीता। और जो तस्वीर है वो लगभग अब साफ होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी एक ऐसी बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है। जो रुझान है वो ये साबित कर रहे हैं, अगर यही नतीजों में परिणत होंगे और ऐसा लग भी रहा है तो फिर एक बड़ी जीत मध्य प्रदेश में बीजेपी की होने जा रही है। हालांकि अभी ये रुझान है, नतीजों का थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, लेकिन इन रुझानों के साथ ही बीजेपी में जश्न का जो माहौल है वो शुरू हो गया है। और इस जश्न के साथ ही बीजेपी में इस बात पर भी मंथन हो गया है कि अब आगे की रणनीति क्या, जीत का सहरा आखिरकार किसके सिर बंधेगा। ये सारी बातें हैं, इन सारे मुद्दों पर हम एक खास चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल है। संतोष गौतम जी हैं, उपाध्यक्ष हैं मीडिया सेल कांग्रेस के, वो हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और दिनेश गुप्ता जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी के पास जाना चाहूँगा। दिनेश गुप्ता जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि ये जो 160 का जो फिगर है इस वक्त हम रुझानों में देख रहे हैं, उन 160 के फिगर तक पहुंचने के लिए बीजेपी की किस रणनीति को आप मानते हैं जिम्मेवार, और दूसरी ये कि इसका जो श्रेय है वो किसको जाने वाला है? देखिए, जो सबसे पहले तो जो रणनीति की बात है शरद, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 5 साल चुनाव लड़ते हैं, और ये लोगों को उसको अब डिकोड कर लेना चाहिए कि वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जहाँ सब कुछ परिस्थितियाँ कांग्रेस अपने अनुकूल देख रही थी और वो चुनाव हार जाती है, क्योंकि जो रुझान है अभी इसमें बहुत ज़्यादा 10-20% आप करेक्शन कर भी लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। तो उन्होंने, देखिए, आप एक एक पोलिंग स्टेशन की जो बात करते हैं, हमने पन्ने के बाद आधा पन्ना, जिस तरह की उनकी रणनीति थी, कांग्रेस में तो वो रणनीति हमने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। उनके यहाँ तो इस तरह का कल्चर ही नहीं है। और दूसरा जो आप देखिए आकांक्षी सीटों की बात है, जो हम कई चेहरों पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कांग्रेस के कि हार गए,
यदि भारतीय जनता पार्टी की 103 आकांक्षी सीटों को आप सामने रखेंगे और उसके हिसाब से ये देखेंगे कि पार्टी ने कैसे जो है ये गोल किया, तो पता लग जाएगा कि उन्होंने अपनी सीट बढ़ाने के साथ साथ कांग्रेस की जो मजबूत सीटें हैं उन पर डेंट कैसे लगाया जाए। तब तो वो कांग्रेस नीचे आती। कांग्रेस जो यदि 92-93 से जो स्टार्ट कर रही थी, यदि वो उससे भी नीचे आई है, उससे नीचे दिख रही है, तो निश्चित तौर पे जो उनकी आकांक्षी सीटों की रणनीति थी वो कारगर हुई। फिर जो मोदी जी का चेहरा लाए, क्योंकि पार्टी के भीतर यदि एंटी इनकम्बेंसी थी, चेहरे को बदलने की बात थी, यदि उन्होंने चेहरा रखा ही नहीं, तो जनता में जो चेंज की बात हम सुन रहे थे कि चेंज होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, तो वो चेंज कहीं ना कहीं मोदी ने अपना जो चेहरा था प्रधानमंत्री का, उन्होंने अपने चेहरे से उस चेंज को कहीं ना कहीं से लोगों के मन से हटाया कि ये चेंज का समय नहीं है, ये समय जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का है। और लाडली बहना योजना का हम ये मान रहे थे कि ये इम्पैक्ट नहीं होगा, बहुत सारे हम रीज़न इसके देख सकते थे, क्योंकि हम जिस तरीके से चाहते उस वक्त चुनाव का माहौल, यदि हम देखना चाहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी है तो जनता हमको वही दिखाती थी। सबसे बड़ी जादूगर तो इसमें जनता ही दिखी ना, कि उसने जैसा चाहा लोगों को दिखाया और नतीजे उसने अपनी इच्छा के अनुसार दिए। और जहाँ तक सवाल शरद ये जीत के जो है श्रेय का है, तो जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिकार हैं, आप देखो कब से थे, मुरलीधर राव जी भले ही अभी नहीं दिख रहे हों, हितानंद जी आप देखिए, आप अश्विनी वैष्णव को यहाँ उन्होंने पार्टी ने कैंप कराया, भूपेंद्र यादव को कैंप कराया, तो इतने लोग यदि कैंप कर रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ, अमित शाह जी यहाँ थे, तो उन्होंने जो ज्वाइंट एफर्ट किया, तो इसलिए किसी इंडिविजुअल में इसका श्रेय देना ठीक नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ठीक है, इंडिविजुअली नहीं जा रहा, तो आपको लगता है कि अभी जो सहरा है वो बांधने के लिए फिर से एक मंथन होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो मोदी जी के मन में यदि मध्य प्रदेश है, तो मोदी जी के मन में ये भी है कि उनका चेहरा कौन है। मैं आपको रोकूंगा, और ये जो सीधी तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री निवास की इस वक्त हम दिखा रहे हैं BSTV पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीएम हाउस की हैं, और ये जो जीत का जश्न है वो आप देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनके क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ में वो बैठे हुए टेलीविज़न पर जो नतीजे आ रहे हैं उनको देख रहे थे। और ये जो सेल्फी का दौर है, एक महत्वपूर्ण चेहरा इस बार का इस चुनाव का रहा, क्योंकि शुरुआती दौर में ये देखने को मिला था कि उनके फेस को प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति थी उसमें अलग अलग जो नेता थे उनको मैदान में उतारा गया, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। और जैसा दिनेश गुप्ता जी कुछ देर पहले जब हम सवाल कर रहे थे, उन्होंने पूछा भी कि लाडली बहना जो योजना है, जिसको पूरे तरीके से एक कहा जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकदम से पकड़ के रखा, वो भी एक फैक्टर बीजेपी की जो रुझान है, यही अगर जीत में परिणत होते हैं तो उसमें माना जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ कह रही हैं। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार इस जीत का सेहरा क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिर बंधेगा। अब शायद वो कुछ बोल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बोला है। हमारे जो सहयोगी हैं मनोज राठौर वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने संभवतः जितनी आवाज़ आ पाई है हम तक, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर में बात करेंगे। शायद थोड़ा और नतीजों की जो स्थिति है उसको स्पष्ट होते देखना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद उनकी जो कोई प्रतिक्रिया है सामने आएगी। लेकिन तस्वीरें कहते हैं कि तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर देती हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके का जो जश्न का माहौल है वो बीजेपी के खेमे में है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त फिर, हालांकि लगातार मीडिया कर्मी जो है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसी कोशिशें कई बार सफल भी होती हैं, कोई एक ऐसी प्रतिक्रिया भी सामने आती है जो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अभी वो चले गए हैं। ये सीधी तस्वीरें सीएम हाउस से लाइव तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी के खेमे में खुशी की जो लहर है वो है, और कांग्रेस में कहीं ना कहीं मंथन का दौर शुरू हो गया है। संतोष गौतम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार क्या लगता है कि कहां क्या कमी रह गई? देखिए, निश्चित रूप से अभी प्रारंभिक रुझानों में कांग्रेस पीछे दिख रही है, तो निश्चित रूप से अगर रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आता तो इस पर मंथन करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी प्रारंभिक दौर है और शाम होने तक कई राउंड बाकी हैं, तो हमें रिजल्ट की प्रतीक्षा करना चाहिए, और मैं समझता हूं कांग्रेस के आशानुरूप रिजल्ट आएंगे। ये कितना आएंगे? मतलब अभी तो दिनेश गुप्ता जी कह भी रहे थे कि इसमें 10-20% चली मान भी लेते हैं
कि 20% कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये जो नहीं, मैजिक लेकिन फिगर है अभी- उससे बहुत आगे है। नहीं मैजिक फिगर से भी रुझानों में आ गए हैं। अभी अंतिम परिणाम एक भी सीट का नहीं आया, तो मैं समझता हूं हमें अंतिम परिणामों का वेट करना चाहिए। ठीक है गुलरेज जी, आपके लिए तो खुशी का माहौल है, हम तस्वीरें देख भी रहे थे, बीजेपी मुख्यालय में तो फूल मालाओं से सजाया जाने लगा है पूरा कार्यालय। आपको तो इंतजार नहीं है आखिरी राउंड का? नहीं, मैं भी मिठाई खाकर आ रहा हूँ। अरे वाह, बधाई हो। और आज का जो दिन है वो बड़ा दिन है हमारे लिए, तो मैं आज और विनम्र भाव के साथ जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्हीं की बदौलत आज हम इस स्थिति पे पहुँचे हैं। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत साथ दिया, स्टेट के नेतृत्व ने बहुत साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, और मुझे ये लगता है कि ये 170 तक जाएगा शाम होते होते। देखिए, अब ये जो ट्रेंड है वो कम होने वाली बात तो नहीं है। अब ये स्नोबॉल इफेक्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो होगा, कि वो स्नोबॉल जब ऊपर से चलती है तो फिर नीचे आते आते और बड़ी होती जाती है। तो आप मान के चले कि स्नोबॉल इफेक्ट आएगा और स्थितियां और ज्यादा अच्छी जाएंगी 171 172 तक। एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, हम अपने सहयोगी प्रीता के पास चलेंगे और देखेंगे कि क्या है ये ब्रेकिंग। प्रीता, ओवर टू यू। और इस वक्त की बड़ी खबर काला पीपल से, जहां भाजपा प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी जीते, कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल चौधरी को हराया है। तो 11,941 वोट से भाजपा प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो पहली सीट जहां का रिजल्ट सामने आ चुका है, काला पीपल विधानसभा सीट, जहां पर अब तक कांग्रेस का कब्जा था। कुणाल चौधरी यहां से कांग्रेस से विधायक थे, और अब कुणाल चौधरी को हराकर बीजेपी प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज की है। घनश्याम चंद्रवंशी 11,000 से ज्यादा वोटों से जीते। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पहली सीट का परिणाम आ चुका है। काला पीपल विधानसभा सीट, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, यहां से कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी को 11,000 से ज्यादा वोटों से घनश्याम चंद्रवंशी ने हराया है। तो प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी जीते हैं यहां पर 11,941 वोट से। भाजपा प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। BSTV लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहा है, सुबह से ही महाकवरेज जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने एक बड़े आंकड़े के साथ जीत दर्ज की है। 11,941 वोटों से उन्होंने यहां पर जो है उनको एक बम्पर जीत मिली है। और इसी के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल चौधरी ये सीट से चुनाव हार चुके हैं। ओवर टू यू शरद जी। बिल्कुल प्रीता, ये बड़ी खबर है और पहला नतीजा भी इसको कह सकते हैं विधानसभा चुनाव की जो मतगणना जारी थी उसमें, और ये बहुत बड़ी खबर है। और पहला नतीजा भी बीजेपी के पक्ष में गया है। कुणाल चौधरी जो मौजूदा वक्त में विधायक थे, लेकिन उनका हार जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। युवा चेहरा है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो हार गए हैं जैसा कि प्रीता बता भी रही है। और घनश्याम चंद्रवंशी की जीत हुई है। काला पीपल से बीजेपी के खाते में पहली जो जीत है वो गई है। संतोष जी, अभी तक हम रुझानों की बात कर रहे थे, लेकिन अब फैसला भी आ गया है, रिजल्ट भी आ गया है, और जो पहला रिजल्ट है वो बीजेपी के खाते में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का समाचार है कि पहला रिजल्ट उनके पास गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी अभी कई राउंड्स की गिनती बाकी है, अभी 13-14 राउंड है। और अगर कांग्रेस पार्टी को आशानुरूप सफलता नहीं मिलती तो निश्चित रूप से हम अपनी कमियों पर विचार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं अभी बहुत जल्दबाजी हो गई ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत गई है। अच्छा, ठीक। गोले जी, ये आपको लगता है कि ये जो पहला परिणाम आया है 230 तक जाते जाते ये जो रुझान है वो भी वही आपके फेवर में रहने वाले हैं? ये अपेक्षित था। अब मेरे जितनी कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी वहाँ पर कालिया पीपल में भी, वो भी यही कह रहे थे। और मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि ये 151 का जो आंकड़ा आ रहा है ना, ये इससे ऊपर जाना निश्चित है। ये 160 और 170 के बीच में कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा। हो सकता है 175 तक भी जाए, क्योंकि जो अंडर करंट था वो हम महसूस गुले जी, मैं आपको रोकूंगा एक बार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय मीडिया से बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? हमारे सहयोगी मनोज राठौर वहां पर मौजूद हैं। मनोज उनसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कार्तिकेय को भी हमने देखा है कि जब कैंपेनिंग होती है, चुनाव प्रचार होता है, तो बुधनी में खास तौर से वो वहाँ सक्रिय रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वहाँ प्रचार करने के लिए नहीं जाते। तो कार्तिकेय भी सक्रिय हैं। अभी हमारा संपर्क संभवतः शायद मनोज से टूट गया है, लेकिन जैसे ही
मनोज हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे संपर्क करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार कार्तिकेय जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया। बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, अभी तक के रुझान सामने आए हैं और ऐसे में देखा भी था कि सीएम हाउस में अब जश्न का माहौल बन गया है। और इसी के साथ अब एक और तस्वीर दिखाएंगे जहां सीएम हाउस में कार्यरत मालिन लाडली बहना राधाबाई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फूल देकर बधाई दी है। राधाबाई सीएम हाउस में फूलों की क्यारी और बगीचे का दरअसल काम देखती हैं और प्रतिदिन मुख्यमंत्री द्वारा भगवान की पूजा के लिए फूल भी लेकर आती हैं। अब ऐसे में उन्होंने खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को फूल देकर बधाई दी है। ये बेहद ही अनोखी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त बीएसटीवी जहां बीएसटीवी पर आप देख रहे हैं, जहां सीएम हाउस की मालिन राधाबाई ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को फूल देकर बधाई दी है। बिल्कुल बिल्कुल नैन्सी, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं क्योंकि लाडली बहना एक बड़ा जो मुद्दा रहा इस चुनाव का वो रहा। हमारे सहयोगी हमारे रेजिडेंट एडिटर अवधेश जी भी इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। अवधेश, ओवर टू यू, क्या अपडेट है इस वक्त वहां का? बेहद शुक्रिया शरद जी। जिस तरह से अपडेट है, बीजेपी के प्रवक्ताओं के चेहरे पे खुशी झलक रही है। 12:20 का वक्त हो चुका है और ये सूरज की रोशनी और सूरज की चमक बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के लिए आज का दिन बेहतर साबित हुआ है अब तक की स्थिति में। कुछ बड़े आंकड़ों के साथ दर्शकों को अपडेट दे दे, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि कांग्रेस के आधा दर्जन मंत्री बड़े मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। दीपक बैज पीसीसी के चीफ है, खुद लगभग 2000 वोटों से पीछे चल रहे। कवासी लकमा वहां पे सीपीआई के मनीष कुंजाम 2000 वोटों से आगे चल रहे। मोहन मरकाम कोंडागांव से लता उसंडी, उनके सामने बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो चुनावी मैदान में है। 6000 वोटों से लता उसंडी आगे चल रही है। मोहन मरकाम पीछे है। टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम, जिनके कंधे पे 14 सीटें, सरगुजा के 14 सीटें जिताने की जिम्मेदारी थी और लगातार इस बात के नारे सरगुजा में बुलंद हुए कि सरगुजा बोल रहा है, बाबा डोल रहा है, इस तरह के नारे लगे। लेकिन टीएस सिंहदेव का 7000 वोटों से अब तक की स्थिति में पिछड़ रहा, यह बताने के लिए काफी है कि टीएस सिंहदेव के कंधे पे जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से वो काफी पीछे फिलहाल नजर आ रहे। शिव डहरिया छत्तीसगढ़ शासन में कद्दावर मंत्री माने जाते थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके बाद बात अगर राजधानी रायपुर की कर ली जाए तो ऐतिहासिक तौर पे रायपुर के 7 सीटों पे बीजेपी बहुत आगे चल रही है। रायपुर ग्रामीण का परिणाम, अब तक के रुझान, अब तक के आंकड़े चौंकाते हैं कि पंकज शर्मा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता सत्यनारायण शर्मा है, उनके विरासत को आगे बढ़ाते हुए चुनावी मैदान में आते हैं और मौजूदा स्थिति में 17000 वोट से वो पीछे चले जाते हैं। जितना ग्रामीण चौंकाता है उतना ही रायपुर उत्तर भी चौंकाता है कि बीजेपी के पुरंदर मिश्रा, जिनके जीतने की कोई अनुमान नहीं था, वो लगभग 10,000 वोटों से आगे हो जाते हैं। और इसी तरह से राजेश मूणत का जिक्र कर लिया जाए, 7,000 वोट से आगे। बृजमोहन अग्रवाल 10,000 वोट से आगे। अभनपुर तक में जो है कांग्रेस पीछे दिखाई पड़ रही है। धान का बेल्ट माना जाता है, राजिम को धान का बेल्ट माना जाता है, वहां से अमितेश शुक्ल पीछे है। तो कुल मिला के ये कि तमाम जो सियासी समीकरण गुना गणित था, उसमें अब तक 12:20 तक की स्थिति में बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है। 55 सीटों के साथ बीजेपी लीड करते हुए नजर आ रही है। इसी बात पर मैं चर्चा करूंगा। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी से युवा नेता प्रवक्ता उमेश घोड़मोड़े हैं और कांग्रेस की ओर से भी सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े। उमेश जी, खुशी आपकी बता रही है कि 55 सीट, 55 का आंकड़ा काफी ज्यादा है बहुमत के 46 आंकड़ों से। देखिए अवधेश जी, ये 55 प्रारंभिक रुझान है और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जब अंतिम परिणाम निकल करके आएंगे हम 60 के पार जाएंगे। और जिस प्रकार से इन प्रारंभिक रुझान में ही दिख रहा है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो अब की बार 75 पार का दावा करते दिखते थे, वो 70-75 के आगे पीछे से अपनी विधानसभा में संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। इनके जो प्रारंभिक, जो इनके पहले फेज थे, जो मंत्री हैं, 7-7 मंत्री पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। ये साफ जनता ने दिखा दिया है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो के नारे के साथ जनता यहां पर तख्ता पलट की ओर जो रुझान निकल करके आ रहा है, ये परिणाम में भी आने वाले समय के अंदर में ऐसा ही रहेगा। और इसको अगर और गंभीरता से, गहराई से अगर हम देखें तो जिस प्रकार के हालात, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ स्थितियां बनी थी, जिस प्रकार से अनाचार और तमाम विषय निकल करके आए थे, जिस प्रकार से महिलाओं को धोखा दिया था, उमेश जी मैं आपको रोकूंगा।
एक बड़ी खबर के साथ दर्शकों को अपडेट दे दें कि सरगुजा, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, सरगुजा के 14 सीटों पे दांव लगा था और बड़े ही चौंकाने वाले अब तक के रुझान है, परिणाम है, आंकड़े हैं कि 14 में से केवल एक सीट पे, पहला नंबर का सीट भरतपुर सोनहत जो है, वहां से गुलाब कमरो आगे चल रहे हैं। बाकी 13 सीटों पे कांग्रेस काफी पीछे चल रही है। एक बार मैं सरसरी तौर पे वो आंकड़े बता देता हूं कि अंबिकापुर से खुद टीएस सिंहदेव 7,000 वोटों से पीछे, लुंड्रा से जो है वो 22,000 वोट से जो है प्रीतम राम पीछे चल रहे हैं, सीतापुर से खुद मंत्री अमरजीत भगत है, वो लगभग 9,000 वोटों से पीछे चल रहे। रामानुजगंज, जहां पे रामविचार नेताम को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था, 15,000 वोटों से आगे चल रहे। शामली से कांग्रेस 5,000 से पीछे, प्रतापपुर से जो है भाजपा के प्रत्याशी जो है लगभग 8,000 वोट से आगे है। इसी तरह से भटगांव, प्रेमनगर, बैकुंठपुर, भरतपुर सोनहत, जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, सारे जगहों पे जो है बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है। इस पर मैं एक बार सत्यप्रकाश जी का रिएक्शन लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे इन आंकड़ों को, अब तक के आंकड़ों को देख के? देखिए अवधेश जी, अभी जैसे आपने खुद ही बोला, अभी मेरे ख्याल से तीसरा चौथा राउंड हुआ होगा, 15-20 राउंड होते, तो अभी ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। और कई वो बूथ ऐसे होते, देखिए बीजेपी के भी अपने कैडर वोट होते हैं और कांग्रेस अपने कैडर वोट, तो कई बूथ ऐसे होते हैं जहां पे उनके कैडर वोट उन्होंने, अभी हो सकता है वो बूथ को ईवीएम मशीन खुली होगी, इसलिए वो रुझान में आगे दिख रहे हैं। जहां पे हमारे बूथों के जहां कैडर वोट होंगे वो खुलेंगे तो हम आगे हो जाएंगे। तो अभी बहुत ही प्रारंभिक रुझान है, इस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे कि मैं इतना बोल सकता हूं कि जो अंतिम रिजल्ट आएगा, देखिए 3-4 बजे तक जब ये स्टेबल हो जाएगी फिगर, तो आपको दिखेगा कि हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ये जो अभी जो ख्याली पुलाव जो बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता जो अभी ख्याली पुलाव बना रहे हैं, वो बहुत पीछे जाएंगे। देखिए अभी तक इनको मालूम है कि इन्होंने 15 साल में क्या किया था, इसी वजह से 14 पे गए थे। अभी 5 साल हमने क्या किया वो भी जनता ने देखा है। ये जनता देख रही है कि हमने क्या काम किया है। सत्यप्रकाश जी, मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं, लुंड्रा में भाजपा के प्रबोध मिंज निर्णायक बढ़त की ओर 22,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। निर्णायक बढ़त इसे माना जाएगा। अगर लुंड्रा में 8 राउंड की मतगणना के बाद 22,000 वोटों से आगे है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस इतने बड़े खाई को पाट पाएंगे? देखो अभी जैसे मतलब कुछ राउंड बचे, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कुछ राउंड बचे हुए हैं, हार जीत का फैसला अभी नहीं बोल सकते ना, चाहे वो 22,000 हो चाहे 10,000 हो। बिल्कुल सही। जब वो जो फाइनल राउंड हो जाएगा तो आपको स्थिति तब समझ में आएगी ना कि क्या हुआ, कि बीजेपी कितनी सीट लेके आई, हम कितनी सीट लेके आए। तो अभी फाइनल राउंड हुआ नहीं है, जब तक पूरे राउंड पूरे हो ना जाए, हर बूथ की ईवीएम खुल ना जाए, तो आप कुछ नहीं बोल सकते। वो 22,000 भी कभी कोई पाट जाता है। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, 2013 का आपको चुनाव याद होगा भाई, उस समय तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी आपके रुझानों के हिसाब से, तो वो उसके बाद जो नतीजा है वो क्या हुआ सबके सामने 2013 का। तो ये चीजें होती है शुरू में, छत्तीसगढ़ शुरू में थोड़ा चौंकाता है रुझानों के हिसाब से। तो मगर जब फाइनल आएगा, जब लगभग फाइनल, तो मैं बोलूंगा 3-4 बजे के आसपास जब फिगर स्टेबल होगी, तब आपको क्लियर होगा कि किसकी सरकार बन रही है और किसको कितनी सीटें मिल रही है। मैं आपको बहुत ही आश्वस्त कर सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। नहीं, बिल्कुल शुभकामनाएं सत्यप्रकाश जी आपको। लेकिन देखिए जो आंकड़े बताते हैं, बिलासपुर में अमर अग्रवाल 24,000 वोट से आगे चल रहे हैं। लुंड्रा का मैंने जिक्र कर दिया, भूलन सिंह मरावी 18,000 वोट से सूरजपुर प्रेमनगर विधानसभा से आगे चल रहे। तो जहां पे 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 का आंकड़े हो, अभी खबर आई है कि ओपी चौधरी लगभग 33,000 वोटों से आगे है। तो इस बड़े गैप को तो पाटना संभव नजर आ रहा है। जो अब तक के शुरुआती रुझान है उस पर लग रहा है कि बीजेपी का कमल खिल रहा है। उमेश जी क्या कहेंगे? देखिए निश्चित तौर पर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम प्रारंभ से ही कह रहे थे अवधेश जी, कई डिबेट हमने आपके साथ किए, उस वक्त से हम कह रहे थे जो जनता का सकारात्मक प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा से लगातार मिल रहा था, चुनाव के दरमियान में जो जनता का आशीर्वाद हमको हमारे प्रत्याशियों को मिला, उस आधार पर मैं अब भी लगभग हूं, हालांकि ये प्रारंभिक है। उमेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, उमेश जी रोकना चाहूंगा। बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव सांसद बिलासपुर के लगभग 10,000 वोटों से खुद ही आगे चल रहे, और बीएस टीवी के संवाददाता शिखर देवांगन से उन्होंने खास बातचीत की है। एक बार जब अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। के रुझान जो है लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनी इस बार। हमारे साथ अरुण साहु जी, बहुमत के साथ जो है इस बार रुझान बहुमत के करीब नजर आ रहा है, किस तरह से बहुमत के करीब पहुंच गए? कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता दशहरा और दीपावली आज दोनों मनाने वाली है, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत होने वाली है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर जाने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी की गारंटी मिलने की शुरुआत होने वाली है। सीएम का चेस कौन होगा?
सीएम का चेहरा कौन होगा, पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। परिणाम बिल्कुल ये थे। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहुमत के साथ सरकार बन रही है और सीएम का चेहरा पार्टी नेतृत्व तय करेगा। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ शिखर देवांगन, BSTV रायपुर। तो मध्य प्रदेश में लगातार बड़े शहरों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको अपडेट जो है वो इंदौर से बता देते हैं, जहां इंदौर की एक विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। तो 21,000 मतों से वो आगे चल रहे हैं। इंदौर 2 की अगर बात करें तो रमेश मेंदोला 35,000 मतों से आगे चल रहे हैं। इंदौर 3 से गोलू शुक्ला 4,800 मतों से आगे चल रहे हैं। इंदौर 4 की अगर बात करें तो मालिनी गौड़ 15,500 मतों से आगे चल रही है। इंदौर 5 की अगर बात करें तो महेंद्र हाडिया 14,000 मतों से आगे चल रहे हैं। राउ सीट से, जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, कांग्रेस का गढ़ है, यहां से भी बीजेपी आगे 19,000 मतों से बीजेपी आगे चल रही है। सांबेर सीट से तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। महू सीट से उषा ठाकुर 10,000 मतों से आगे चल रही है। यानी कि इंदौर की सभी सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। सभी सीटों पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प देखा जा रहा है। और लगातार हमारे साथ स्टूडियो से स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू शरद जी। बहुत शुक्रिया प्रीता। और ये जो इंदौर की आपने बात बताई, वहां से तो जो तस्वीर है वो अच्छी नजर आ रही है बीजेपी के लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर है जो ग्वालियर चंबल से आ रही है। और ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर जो दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये बेहद चौंकाने वाला जो रिजल्ट है वो है, क्योंकि मालवा से, जैसा आपने बताया कि ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं, लेकिन दिमनी से करीब 8 राउंड तक की जो गिनती है वो पूरी हो गई है। और उसमें हालांकि मार्जिन बहुत कम है, नरेंद्र सिंह तोमर के पिछड़ने का 1667 जो वोट है उनसे वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन उनका पीछे होना कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े कर रहा है। दिनेश गुप्ता जी के पास मैं चलूंगा। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि इस बिल्कुल विपरीत एक तरीके से, एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय की करीब 40,000 से बढ़त और इधर नरेंद्र सिंह तोमर की करीब 1600 वोटों से पीछे उनका होना, क्या आप इस दोनों आकलन को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो दिमनी के हमने देखा था, पोलिंग के दिन भी देखा था किस तरह का तनाव वहाँ दिमनी में हो रहा था, क्योंकि दिमनी में जो टसल थी, जो टकराव था, वो त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ था। यहाँ तक तो वो अपन ने वो उसके बाद ये भी आरोप लगी ना कि कांग्रेस कैंडिडेट ने वहाँ जो है मैनेज हो गया, उसको सफाई देनी पड़ी, गंगा जल उठाना पड़ा कि नहीं मैंने भाजपा उम्मीदवार से कोई मिली भगत नहीं है मेरी। लेकिन वहाँ मुकाबला बीएसपी से ही था, पहले से ही मुकाबला था। और ये जो है वहाँ अनुमान लगा रहे थे कि यदि कांग्रेस को यदि वोट कम मिलते हैं, यदि कांग्रेस वोट नहीं काटती है, तो फिर शायद नरेंद्र सिंह को कुछ लाभ मिल जाए। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं ना कि कांग्रेस को उतना ज़्यादा बढ़त मिल नहीं रही वहाँ। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत कम मार्जिन है, पहले वो जितनी ज़्यादा से लीड थी अब कम पर आ गए हैं, तो अभी मेरे ख्याल से 7-8 राउंड और वहाँ होंगे। तो ये जो लीड है, तो या तो जो नतीजा है ना, हम ये माने कि इसी लीड के आसपास रहना है, वो किसी के पक्ष में भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ मुरैना में अलग तरह का माहौल है। लेकिन ओवरऑल जो चंबल में आप देखिए ना कि जो 2018 में कांग्रेस पार्टी के साथ गया था, आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं दिख रहा। वो वहाँ तो पूरा बड़ा उलटफेर है वहाँ। और वहाँ मतलब 18-20 सीट यदि भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है, तो आप सोचिए 6 से यदि आप 20 पर पहुँचेंगे, जो सीटें आप उपचुनाव में जीते वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी अब जीत रही है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अंडर करंट रही होंगी, बहुत सारे इशू रहे होंगे, पार्टी की स्ट्रेटजी रही होगी। और कांग्रेस जी, मैं आपको रोकूंगा एक मिनट। एक बड़ा अपडेट है इसी विषय से जुड़ा हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर दिमनी से 9 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो गई है और नरेंद्र सिंह तोमर करीब 3,000 वोटों से पीछे हो गए हैं। जैसा कि आप कह भी रहे थे, बलबीर डिंडोतिया जो बीएसपी से उम्मीदवार हैं वो नंबर 2 पे चल रहे हैं। तो ये जो लीड जिस तरीके मुश्किल में थे, लेकिन वो कितना रिकवर किए, बात तो वही है कि उनको अचानक दिमनी भेज दिया गया। वो तो ये सोच रहे थे कि अगली बार लोकसभा का चुनाव आएगा तो वो ग्वालियर आ जाएंगे लड़ने के लिए, जैसे पिछली बार वो जो है ग्वालियर से मुरैना आ गए थे, वापस ग्वालियर चले जाएंगे। लेकिन चूंकि राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं और वो तो उनका मुरैना का जो दिमनी विधानसभा क्षेत्र है कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं रहा, वो लोकसभा सदस्य थे। ये शिकायत तो लोगों को यही थी ना
कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, केंद्रीय मंत्री थे, लोगों का आपने ध्यान नहीं रखा। वहाँ ये जो एंटी इनकम्बेंसी से लोकल एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे, आप कैंडिडेट की एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं काम कर रही थी कि तमाम कास्ट फैक्टर आपके साथ हुआ, कास्ट का वोट आपके साथ हुआ। वहाँ एक बात और चल रही थी कि तोमरों के खिलाफ सारे जो जाति के लोग हैं वो एकजुट हो गए थे बलवीर दंडोतिया के खिलाफ। तो राजनीति में कब क्या हो जाए, किस चीज़ का पोलराइजेशन हो जाए, पोलराइजेशन केवल हिंदू मुस्लिम का हो ये जरूरी नहीं है, एक कास्ट के मुकाबले में सारी कास्ट खड़ी हो सकती है, ये भी एक पोलराइजेशन का हिस्सा है। बिल्कुल, और खास तौर से वो जो क्षेत्र है वहाँ जातिगत आधार पर भी समीकरण कहीं ना कहीं बनते बिगड़ते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि रविंद्र तोमर और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों बीजेपी कांग्रेस से, और बलबीर दंडोतिया जो ब्राह्मण फेस हो गया वो बीएसपी से हो गया। तो इस वजह से भी ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो शायद मुश्किल वाला हो सकता है नरेंद्र सिंह तोमर के लिए। हालांकि अभी 9 राउंड की ही गिनती हुई है और उसके बाद जो आगे है तो देखेंगे किस तरीके से जो रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन मैं गुलरेज शेख जी के पास इस वक्त जाना चाहूँ। गुलरेज जी, क्या आपको लगता है कि एक तरफ जो मालवा की हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा जो लीड है वो आपके नेता कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जो आपके चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भी हैं, उनका पीछे होना, हालांकि जैसा दिनेश जी कह भी रहे थे कि एक जातिगत फैक्टर है, लेकिन जब इस तरीके से पूरी लीड पूरा ग्वालियर चंबल अच्छा आपको रिस्पांस कर रहा है इस वक्त रुझानों के लिहाज से, लेकिन वही नरेंद्र सिंह तोमर के लिए का पिछड़ जाना आपके लिए लगता है कि कुछ स्ट्रेटजी में कमी रह गई वहाँ पे? देखिए, एक तो विपक्ष ने उस दिन काफ़ी हिंसा की थी, और जब हिंसा होती है तो सबसे पहला जो वोट कम पड़ता है वो महिलाओं का पड़ता है, क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में महिलाएं घर से बाहर निकलने से थोड़ा घबराती हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की स्ट्रेटजी थी वो कि महिला वोटर का टर्नआउट वहाँ कम हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो गैप है ना ये पड़ जाएगा। और अभी तो चूंकि 9th राउंड हुआ है, अभी और राउंड्स बाकी हैं और गैप बहुत बड़ा नहीं है। मेरा ये मानना रहता है हमेशा कि 5-6 हज़ार का जैसे ही गैप होता है तो फिर वो समस्या होती है, लेकिन उतना नहीं है। ये 2800-900 के आसपास का गैप है कुछ, तो ये मुझे लगता है कि हो जाएगा। संतोष जी, आपको क्या लगता है कि जो आपके बड़े चेहरे, जीतू पटवारी की हम बात करें, जैसा कैलाश जी के बारे में आ रहा था, तो आपके विरोधी शुक्ला जी की बात करें, और भी जो बड़े बड़े फेस थे आपके तरुण भनोट की बात करें, वो पीछे चल रहे हैं, तो कोई ऐसी आपको लगता है स्ट्रेटजी? क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि जब आखिरी 6 महीने बचे थे चुनाव को लेकर, तो ये कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन बाद के 6 महीनों में जो पूरा कन्वर्ट हुआ तो वो बीजेपी एक तरीके से छीन के ले गई आपसे ये जो पूरा चुनाव, ऐसा रुझानों के आधार पे कह सकते हैं? निश्चित रूप से अभी प्रारंभिक रुझानों के हिसाब से ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अंतिम परिणाम में तब्दील होंगे तो हम सारी जितनी भी हमारी कमियां रही हैं उनके बारे में समीक्षा करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हमें कई राउंड्स देखना है, और मैं देखूंगा कि अभी परिणाम अंतिम क्या होते हैं, इसके बाद ही मैं इस पर कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ चलते हैं। हमारे जो रेजिडेंट एडिटर है अवधेश मिश्रा जी, वो वहाँ मौजूद है, काफी वक्त हो गया, वहाँ का अपडेट नहीं आया। अवधेश, ओवर टू यू, और बताएं कि क्या नए समीकरण वहाँ बन रहे हैं, क्योंकि जब भी आप अपडेट देते हैं तो मौजूदा बड़े नेताओं के बारे में जिस तरीके के कांग्रेस के खास तौर से अपडेट्स आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में भी बहुत चौंका रहे हैं। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में बेहद ही चौंकाने वाले परिणाम है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो है वो धराशायी अपने मतों को लेके हुए हैं। जनता का जो मत है वो आगे फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। लगभग 12:30 पौने 1 बजे का वक्त हो चुका है, और जिस तरह से अब तक के रुझान, अब तक के आंकड़े सामने आए हैं, बीजेपी 55 से अधिक सीटों पे आगे चल रही है, कांग्रेस 30-32 के आसपास में सिमटी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रायगढ़ से ओपी चौधरी जो बीजेपी के महामंत्री हैं प्रदेश के, अमित शाह जब रोड शो के लिए आते हैं तो वो भरी सभा में कहते हैं कि आप ओपी चौधरी को जिताइए, मैं इसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। लगभग निर्णायक बढ़त की ओर ओपी चौधरी बढ़ चुके हैं, करीब 30,000 वोटों का अंतर है, वो आगे चल रहे हैं। उनका जो ट्वीट अभी आया है उस ट्वीट के कई खास और अहम मायने शरद जी जो अपने दर्शकों को एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। ओपी चौधरी ने लिखा है कि राजनीतिक महाभारत के हर चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा नहीं जाता। मतलब वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक चक्रव्यूह में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पहले लाइन में कहते हैं कि हर चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा नहीं जाता, इस बार चक्रव्यूह में अभिमन्यु वध नहीं, अभिमन्यु विजय हुआ है। मतलब वो कहते हैं कि वो जीते हैं, अपने आप को अभिमन्यु वो करार दे रहे हैं कि वो चक्रव्यूह से निकले हैं और जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तो बीजेपी के आंतरिक मामले की बात है। लेकिन कुल मिला के ये बड़े चेहरों की बात कर ली जाए, सरगुजा की बात कर ली जाए, 2018 में शरद जी हमारे दर्शकों को याद होगा कि सरगुजा की जनता ने इतिहास रच दिया था।
14 की 14 सीटें आजादी के बाद से पहली बार सरगुजा में किसी एक पार्टी को गई, वो कांग्रेस पार्टी को गई थी और लोगों ने कहा था कि ये ना भूतो ना भविष्य, इस तरह के निर्णय कभी होंगे नहीं। लेकिन आज अब तक की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, शायद ऐसा ना हो जाए कि फिर से एक बार भूतो जो है वर्तमान में परिवर्तित हो जाए। मसला नहीं है कि 14 में से 13 सीटों में बीजेपी काफी आगे चल रही है। जो 13 सीटों में सबसे कम मार्जिन है वो 8000 वोटों का है। केवल एक सीट पे जो है मनेनगढ़ की मैं बात कर लेता हूं, केवल मनेनगढ़ पे जो बीजेपी के श्याम बिहारी जायसवाल है, पहले विधायक रह चुके हैं, केवल वो पीछे चल रहे, बाकी 13 के 13 सीट में बीजेपी आगे चल रही है। इस तरह के आकलन, इस तरह के अनुमान की किसी ने कल्पना नहीं की थी। खुद टी.एस. सिंहदेव बार बार ये कहते थे कि वो केवल विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन वो खुद अगर 7000 वोट से पीछे चल रहे हैं तो बताने के लिए काफी है कि कितनी बड़ी राजनीतिक चूक कहे जाए या फिर जनता तक पहुंचने का जो विश्वास था वो कांग्रेस उससे कितना पीछे रह गई। हालांकि अभी अंतिम परिणाम के लिए काफी वक्त का इंतजार करना होगा। लगभग 2-2:30 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हवा जो बही है आज सुबह से, जिस तरह से सूरज चढ़ा है, बीजेपी का ग्राफ चढ़ा है, या फिर एक जगह पे आके 2013 के चुनाव का बार बार हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस भवन में पटाखे फूट गए थे, ढोल नगाड़ों के साथ नेताओं के स्वागत कर दिया गया था। लेकिन 1 बजे के बाद ऐसा पलटी हुआ कि देखते ही देखते बीजेपी 49 सीटों पर पहुंच गई और कांग्रेस 39 सीटों पर आके थम गई थी। तो क्या उस तरह का कुछ अनुमान, उस तरह का मैजिक फिर से इस बार दिखाई पड़ता है? दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, मैं आपका रुख करता हूं, क्या 2013 आपको इस वक्त याद आ रहा है या कुछ और आपका आकलन है अब? नहीं, अब देखिए, ये जैसे आपने बोला चुनाव में कुछ भी हो सकता है, राजनीति बोलते हैं ना, इसमें अब कुछ भी हो सकता है। खासतौर से रुझानों की बात पलटी बहुत बार हुआ है ऐसा, चाहे 2004 में एग्जिट पोल देख लीजिए, 2013 के आपने खुद ने उदाहरण दिया है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो उसके इतर नतीजे आ जाते हैं। अभी भी मैं जैसे बोला कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा अभी आपको रुकना पड़ेगा, तो ये नतीजे पलटेंगे। और जो आपके चैनल पे मैं देख पा रहा हूँ उसके इतर नतीजे होने वाले हैं, क्योंकि देखिए जनता ने भरोसा दिखाया है। जनता ने ये बोला था कि हमको जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहिए, तो उन्होंने पूरे समर्थन दिया भूपेश बघेल जी को। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमको पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। बस आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है। और सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी और हमारे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे। ये हमको पूरी जनता को भरोसा है, क्योंकि हमने काम किया है। काम के आधार पर हमने जनता से वोट भी मांगा था और 5 साल में काम करके दिखाया भी है, जिसका नतीजा है कि नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है, पैसे ज्यादा पुरस्कार मिले, तो ये धरातल पर दिखा है। तो जनता भी जानती है ना कि भूपेश बघेल जी ने काम करके दिया है, तो उस पर भरोसा है हमको, जनता पे हमको भरोसा है, जनता ने हमारे पे भरोसा जताया है। ये 1-1.5-2 घंटे बाद आपको समझ में आ जाएगा, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है उमेश जी, मैं पहले अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि मोहम्मद अकबर 14,000 वोटों से पीछे हो गए हैं, मोहन मरकाम लगभग 9,000 वोटों से पीछे हो गए हैं। कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे, दोनों मंत्री, दोनों फिलहाल लंबे अंतर से पीछे हो गए। आपका रिएक्शन क्या? जो विश्वास कांग्रेस को अभी भी बना हुआ है कि आमूलचूल परिवर्तन होगा, 2013 की तस्वीर 10 साल बाद मतलब 2023 में आज दिखाई पड़ेगी, आप उससे सहमत है? देखिए, 13 के चुनाव को मैंने भी बहुत करीब से देखा था और जिस प्रकार के हालात थे, अगर 13 का उदाहरण अगर आप सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच देते होते तो मैं मान सकता था कि 13 की तरह परिणाम आ रहा है, जब हम 41-42, 41-42, 45-46 इस तरह की स्थिति में कांग्रेस और हम चल रहे थे आपके प्रारंभिक रुझान में। और अभी मुझको लगता है कि 10-11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और जो रुझान यहां पर जा रहे हैं, हम 57 से लेकर के 59 के बीच पर फ्लक्चुएट कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 60 के पार जाएंगे। अभी सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि बहुत पुरस्कार मिले, राजनीति के क्षेत्र में हम सभी लोग काम करते हैं, अंततः पुरस्कार देने का काम महान जनता ही करती है और मुझको लगता है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम कर दिया है, जो आपके प्रारंभिक रुझान में 11 राउंड के रुझान के बाद निकल करके आ रहे हैं। और मुझको लगता है कि जो एक ट्रेंड रहा है छत्तीसगढ़ का, पिछले दफे भी 18 के चुनाव में हम बैठे हुए थे और इसी प्रकार का ट्रेंड कांग्रेस के साथ था, जनता ने कांग्रेस पर विश्वास दिखाया था, लेकिन जनता समझ चुकी है कि भूपेश है तो धोखा है, इसलिए भूपेश बघेल अपने विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं। इनके 8-8, 9-9 मंत्री पिछड़ चुके हैं, तो बाकी विधायकों की हम क्या बात करेंगे। कांग्रेस ने जनता का भरोसा खो दिया है, अब ये अभी माने या 1.5 घंटे के बाद माने, अंततः कांग्रेस को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल उमेश जी मैं रोकूंगा, उमेश जी आपको रोकूंगा, एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। पाली, तानाखार
वो सीट जिस सीट पे हमेशा से एक ये कहा जा सकता है कि पाली तानाखार से जो रामदयाल उइके हैं वो जब जिस पार्टी में जाते हैं वो पार्टी विपक्ष में बैठती है, लेकिन इस बार उलट हो रहा है। रामदयाल उइके काफी पीछे चल रहे हैं लेकिन भाजपा काफी आगे चल रही है। और हैरानी की बात यह है कि जीजीपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एकमात्र सीट पे अगर लीड कर रही है तो पाली तानाखार में हीरा सिंह मरकाम जो है 7,219 वोटों से लीड कर रहे हैं। मतलब ये कि पाली तानाखार में कांग्रेस की दुलश्री सितार, बीजेपी के ओर से रामदयाल उइके, दोनों के ने अब तक के जो आंकड़े हैं वो जनता ने उन्हें नकारा है और जीजीपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पे यहां पे भरोसा जताया है। मनीष कुंजाम कोंटा की मैं बात कर लूं, मनीष कुंजाम भी लगभग 1500 वोटों से आगे चल रहे कवासी लखमा से। इन दो सीटों का जो गणित है, और शरद जी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जोगी कांग्रेस का जिक्र हम बार बार करते हैं कि 2018 के चुनाव में कई इतिहास बने, चुनावी इतिहास, लेकिन एक ऐसा इतिहास बना तीसरे दल को लेके कि 7 सीटों के साथ पहली बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कोई तीसरी शक्ति वहां पे आमादा हुई थी, वहां पे पहुंची थी, 10% वोटों के साथ पहुंची थी। लेकिन इस बार अब तक की स्थिति में ना तो कहीं पे भी जोगी कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है, जो पिछले बार 5 सीटें जीत के सदन तक पहुंची थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा पहले चुनाव से, राज्य गठन के बाद के पहले चुनाव से लेकर अब तक हर बार 1-2 विधायकों के साथ सदन में मौजूद होती है, लेकिन अब तक की स्थिति में कहीं से भी, चाहे केशव चंद्रा की बात कर ली जाए, महत्वपूर्ण अपडेट प्रत्याशियों की बात कर ली जाए, कहीं से भी महत्वपूर्ण अपडेट आपने दिया। और निश्चित ही वहां पर भी जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं, बड़ी जो अपडेट्स हैं वो भी लगातार यहां मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं। बुदली से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 50,000 वोटों से आगे हो गए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, हम अपने सहयोगी प्रीता के पास चलेंगे। प्रीता बताइए, जल्दी बताइए क्या बड़ी खबर है। जी, बड़वानी से उस वक्त की बड़ी खबर जहां पर राजपुर विधानसभा में कांग्रेस पिछड़ गई है, बीजेपी ने बढ़त बनाई है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन काफी पीछे चल रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी से उनका जो अंतर है, जो अंतर पटेल है, वो 8,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। 8,447 मतों से बीजेपी प्रत्याशी अंतर पटेल आगे चल रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का ये गढ़, कांग्रेस का ये गढ़, जिसको अब बीजेपी प्रत्याशी भेदते हुए नजर आ रहे हैं। राजपुर विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन काफी पीछे चल रहे हैं। ओवर टू यू शरद जी। बिल्कुल प्रीता, और सही कहा आपने कि कई चुनौतियां मिल रही हैं कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, और उनमें जीतू पटवारी की बात करें, बाला बच्चन की आपने बात की, कुणाल युवा चेहरा हैं, वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन जिस तरीके की बढ़त आप बता रही हैं अपडेट्स में, उसमें कहीं ना कहीं इन नेताओं के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप गुलरेज जी आप बात कीजिए, फिर मैं दिनेश जी के पास जाना चाहूँगा। आज की जो ये कांग्रेस की महापराजय सब तरफ दिख रही है, उसका एक कारण बदतमीजियाँ भी हैं, और इनको आत्मनन आत्मचिंतन करना होगा कि आप किसी को जो है वो अखिलेश वकीलेश कह दोगे। आपने मोदी जी को पनौती कहा, वही मोदी जी का चेहरा सभी जगह आगे था और जनता ने दिखा दिया कि आप पनौती हो और मोदी जी उनके दिल में बसते हैं। तो इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और साथ में चिंतन मंथन भी करना चाहिए। ठीक है दिनेश जी, एक अपडेट मैं जरूर देना चाहूंगी, बड़ा अपडेट है, चूंकि हाई प्रोफाइल सीट है दतिया, जहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बार मैदान में हैं। कहीं ना कहीं 2000 मतों से भी पीछे चल रहे हैं। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं राजेंद्र भारती 21,955 मतों से फिलहाल उनके आगे चल रहे हैं। 3,000 के करीब वे आगे चल रहे हैं, और पूर्व जो गृह मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, जो वर्तमान गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो कहीं ना कहीं दतिया से पीछे चल रहे। एक बड़ा सवाल, हाई प्रोफाइल सीट है चूंकि दतिया। बिल्कुल नैन्सी, ठीक है आपने कि कुछ नेताओं के को लेकर बीजेपी में भी चर्चा है कि उनका जो रिजल्ट है फाइनल क्या होगा। बीजेपी भले ही निर्णायक जीत की ओर आगे बढ़ रही हो, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, नरोत्तम मिश्रा की बात करें, उनके रिजल्ट्स पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी, क्योंकि उनकी हार या जीत से भी बहुत सारे जो राजनीतिक समीकरण हैं बीजेपी के अंदर के, वो तय होंगे। दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ कि मेरे 2 सवाल हैं। एक तो नैन्सी ने जो बात की, अगर इन नेताओं के राजनीतिक भविष्य, हालांकि अभी हार जीत को लेकर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक समीकरण के लिहाज से आप इन नेताओं की जो भूमिका है, अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, इनकी भूमिकाओं को अब आप इस जीत, क्योंकि ये रुझान है और अगर इन्हीं को जीत मान लिया जाए, तो किस भूमिका में इन चेहरों को आप देख रहे हैं? आप देखिए, मुख्यमंत्री तो एक ही होगा, बाकी जो चेहरे हैं वो
जरूरी नहीं है कि सारे लोग मंत्रिमंडल में हों, क्योंकि इतना हैवी वेट मंत्रिमंडल बनाने का खतरे भी बहुत सारे रहते हैं ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। तो पार्टी ने अभी ये जो रणनीति थी पार्टी की, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी थी, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करनी थी, तो आपने एक अपने बड़े चेहरों को वहाँ उतार दिया। अब इनका जो उपयोग है लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अब ये कहा जाए कि आप लोकसभा में तैयारी करिए। नरेंद्र सिंह तोमर तो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते की जो अभी कुछ देर पहले खबर थी कि वो पीछे चल रहे थे। तो ये जो हैं जो लोग सांसद हैं उनके लिए तो हो सकता है वो राज्य की बजाय ये कहें कि अब आप लोकसभा भी लड़िए, वहीं आप अपनी राजनीति करिए, क्योंकि अब जो भारतीय जनता पार्टी है जो 2023 में कहीं ना कहीं आप आगे 20 साल की जो राजनीति है उनके चेहरे वो तैयार करेगी। देखिए क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के जितने चेहरे हम देख रहे हैं, चाहे कुणाल चौधरी हो, जीतू पटवारी हो, ये इनकी नेक्स्ट जनरेशन थी ना, जो इस स्टेज पर जाके हार रही है या उनको एक धक्का लग रहा है। तो आगे की जो राजनीति होना है कांग्रेस को भी तय करना है कि उनके यहाँ नेतृत्व किस तरह का नेतृत्व होगा, कौन इस पार्टी की लीडरशिप संभालेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो देखना है कि बी डी शर्मा जी यदि अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में जीत हुई, उन्होंने तो जब आई तो सरकारी आ गई थी भारतीय जनता पार्टी की, फिर उपचुनाव हुए, तो लगातार वो भी संगठन पर काम कर रहे हैं। फिर दूसरे जितने पोस्टर बॉय थे, आप देखिए ना कि उन्होंने रीजनल जिस तरह से 2018 में पार्टी हारी थी, कि आप मालवा निमाड़ देखिए, लगभग 45-46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए और वहाँ वो अच्छी स्थिति में। ग्वालियर चंबल में अब हमने पहले भी जिक्र किया कि ग्वालियर चंबल तो बहुत अच्छा कर रहा है। आप महाकौशल को आप छोड़ दें, जो महाकौशल जो कमलनाथ का इलाका है, बाकी बुंदेलखंड में जो कांग्रेस बहुत अच्छा उम्मीद कर रही थी कि हमें बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है, वहाँ भी उसको बहुत कोई लाभ नहीं मिला, ना सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ कोई मिला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो चेहरे उतारे थे कहीं ना कहीं कास्ट उसमें भी एक फैक्टर था, रीजनल बैलेंस था, तो बहुत सारे फैक्टर उसमें थे। अब इन फैक्टर के साथ उनको दिसंबर 23 से जब 24 में प्रवेश करेंगे तो उनकी राजनीति कुछ अलग तरह की होगी। जब मंत्रिमंडल बनेगा तो बहुत सारे चेहरों को लेकर ये दायित्व सामने आ जाएगा कि वो मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। वैसे भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री भी मंत्री बन जाता है, और यदि केंद्रीय मंत्री भी मंत्री बन जाए तो उस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। संतोष जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एक पॉइंट दिनेश जी ने उठाया कि एक तरफ आपकी जो यंग जनरेशन, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, कुणाल तो हार ही गए हैं, जीतू की भी जो हार का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी मुश्किल में है। वहीं दूसरी तरफ लाहौर से भी जो अभी तक का अपडेट आ रहा है उसमें डॉक्टर गोविंद सिंह भी कुछ देर पहले तक पीछे थे, तो वो तो 7 बार के, मतलब मध्य प्रदेश में 8 बार सबसे ज़्यादा बार विधायक बनने वाले गोपाल भार्गव जी थे, उसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह, वो ये कहता था एक तरीके का गढ़ हो गया है, लेकिन वो भी पीछे चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बहुत चुनावी रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं बड़ी चूक आपसे हो गई है? देखिए, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर जो रुझान चल रहे हैं, अगर परिणामों में यही रुझान तब्दील होंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसकी समीक्षा करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी जब तक अंतिम परिणाम नहीं आते, हम ये नहीं कह सकते कि गोविंद सिंह जी पीछे चल रहे हैं तो चुनाव हार जाएंगे। हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अंतिम परिणाम भी ऐसे ही आते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसकी समीक्षा करेगी और करना भी चाहिए। ठीक है, हम प्रीता के पास चलेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, प्रीता ओवर टू यू, क्या बड़ी खबर है बताएं। मतगणना को लेकर ये बड़ी अपडेट दमोह से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी जयंत मलैया काफी आगे चल रहे हैं। तो 6 राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है दमोह में, और इसी के साथ 14,000 से ज्यादा मतों से जयंत मलैया यहां पर बढ़त बनाए हुए। तो काफी बड़ा यह आंकड़ा है, 14,503 मतों से जयंत मलैया यहां पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी जयंत मलैया काफी आगे चल रहे हैं, और इसी के साथ ही बता दें कि कांग्रेस से विधायक अजय टंडन यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी जयंत मलैया आगे चल रहे हैं, 14,503 मतों से जयंत मलैया को भारी बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। समय जैसा जैसा बढ़ता जा रहा है, ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, बीजेपी का तस्वीरें साफ होती जा रही है, और रुझान जो है वो परिणामों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट जो है वो दमोह से इस वक्त की है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी जयंत मलैया काफी आगे पहुंच चुके हैं। 6 राउंड की जो काउंटिंग हुई है अभी तक, उसमें 14,503 मतों से वो आगे चल रहे हैं।
और चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव काफी पीछे चल रहे हैं। यानी कई सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी के दिग्गज काफी आगे चल रहे हैं, तो कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें जहां से बीजेपी के दिग्गज काफी पीछे चल रहे हैं। और एक और बीजेपी का बड़ा नाम राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो पीछे चल रहे हैं। 8वें राउंड की गिनती पूरी हुई है और इसमें राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पीछे चल रहे हैं। पहले से ही आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और वो हो गई है। ये एमपी के मन में शिवराज तो थे, लेकिन मोदी का नारा ज्यादा गूंजा। एमपी के मन में मोदी जी थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं इस देश के, और प्रदेश में जो नेतृत्व है, जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों में काम किया है, उसके कारण हम लोग जीते हैं। शिवराज जी, आपके पापा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि ये मांग उठ रही है। यहाँ पे पापा बेटा मत करिए, हमारे नेता हैं वो आज, और सार्वजनिक रूप से वो मेरे नेता रहेंगे। व्यक्तिगत संबंध हमारे बाप बेटा के हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनेगा उसका फैसला पार्टी करेगी। लाडली बहना का जादू यहाँ पे नजर आ रहा है, जिस तरीके से कहा भी जा रहा था। वोटिंग पर करोड़ों लाडली बहनाओं के आशीर्वाद के कारण आज ऐसी प्रचंड बहुमत 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रही है। बिल्कुल लाडली बहना का असर है, और यहाँ पे उनका साफ तौर से कहना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को इस वक्त हम सुन रहे थे, और मुख्यमंत्री से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है कि उनकी जो बढ़त है वो करीब 70,000 वोटों से हो गई है। तो निर्णायक जीत की ओर और बड़ी जीत की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। इस चर्चा में बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम और अपडेट खबरों के लिए आप BSTV के साथ बने रहिए।